नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज मूल्यांकन के पक्ष क्लास थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। और इससे पहले कि आप लोगों ने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और यह क्लास यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। मूल्यांकन के पक्ष, यह टॉपिक अत्यंत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, बीएड स्टूडेंट्स, टेट और सीटेट रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, मूल्यांकन के पक्ष एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में प्रदत्तों का संकलन करती है। इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड है भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, नंबर थर्ड क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए मूल्यांकन हेतु मौखिक, लिखित, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं उपयोग में लाई जाती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग करते हैं। इसमें निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन में मूल्यांकन के लिए अभिरुचि सूची, अभिरुचि सूची, एटीट्यूड स्केल और रेटिंग तथा मूल्यों की परीक्षा, मूल्यों की परीक्षा मतलब वैल्यूज टेस्ट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं, आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। और निबंधात्मक परीक्षाएं, निबंधात्मक परीक्षाएं भी आंशिक रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। और इसमें निरीक्षण प्रविधि को भी प्रयोग में लाया जाता है। भावात्मक पक्ष में निरीक्षण प्रविधि को भी प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक पक्ष में मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और इसमें छात्रों को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, छात्रों को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है और उनके कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, और उनके कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन का ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष में इसमें 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान में नॉलेज, नॉलेज में तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों के प्रत्यास्मरण, रिकॉल और अभिज्ञान, रिकॉग्निशन का विकास किया जाता है।
और इसमें उन सभी व्यवहारों तथा परीक्षण परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रत्यास्मरण पर अधिक बल दिया जाता है। और अधिगम लर्निंग के समय छात्र जिन सूचनाओं, तथ्यों तथा नियमों को धारण करता है और बाद में जिनके प्रत्यास्मरण पर बल दिया जाता है, उन सभी व्यवहारों को ज्ञान में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें 3 प्रकार की पाठ्यवस्तु के अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण की क्षमता का विकास किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 बात करते हैं तो विशिष्ट तथ्य, शब्दों, सूचनाओं के प्रत्यास्मरण का विकास। सेकेंड है पद्धतियों, साधनों तथा आयामों के अभिज्ञान का विकास। थर्ड, नियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण के प्रत्यास्मरण का विकास। और ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में अधिक जटिल एवं विशिष्ट व्यवहारों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष, मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के पॉइंट सेकेंड बोध की बात करते हैं। बोध, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं को सम्मिलित करते हैं। उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं को बोध में, कंप्रीहेंशन में सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध समझ अथवा बोधगम्यता से होता है। जिनका संबंध समझ और बोधगम्यता से होता है। और ज्ञान उद्देश्यों में जिस पाठ्यवस्तु के प्रत्यास्मरण के विकास पर बल दिया जाता है, उसी पाठ्यवस्तु का अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है और बोध स्तर पर पाठ्यवस्तु से संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात है कि बोध उद्देश्य के लिए पाठ्यवस्तु से संबंधित 3 प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 हम बोध में बात करते हैं तो सूचनाओं, तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का अनुभव करके अपने शब्दों में संप्रेषण करने की क्षमता का विकास किया जाता है। और बोध में पाठ्यवस्तु से संबंधित क्षमताओं के विकास के सेकेंड क्रम में चलते हैं तो पाठ्यवस्तु की व्याख्या करने की क्षमता का विकास किया जाता है। और थर्ड बात करते हैं तो पाठ्यवस्तु का बाह्य गणना के आधार पर उल्लेख करने की शक्ति का विकास किया जाता है। और मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष का पॉइंट नंबर 3 है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वर्गीकरण में संपूर्ण ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। संपूर्ण ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को हम लोग क्रम वाइज व्यवस्थित करते हैं और इनमें प्रत्येक वर्गीकरण उन योग्यताओं एवं क्षमताओं की मांग करता है, डिमांड करता है जो वर्गीकरण क्रम में पूर्व स्थित हैं। प्रयोग श्रेणी इस नियम का अनुसरण करती है। जैसे कि किसी विधि, सिद्धांत एवं विचार का प्रयोग करने से पूर्व उसको समझना बहुत ही जरूरी है। शिक्षक अक्सर यह कहते हैं कि यदि विद्यार्थी किसी वस्तु को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह उसका प्रयोग भी कर सकता है। इसलिए एप्लीकेशन बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। और जो कुछ हम लोग सीखते हैं उसका अधिकांश भाग दोस्तों वास्तविक जीवन में समस्या स्थितियों में प्रयोग करते हैं। और सामान्य पाठ्यक्रम प्रयोग उद्देश्यों के महत्व की ओर इंगित करता है। विद्यालय के कार्यक्रम का, जो विद्यालय का कार्यक्रम है,
इसका प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी उन बातों को जो उसे शिक्षक के द्वारा बताई गई हैं उनको वह अपने जीवन की परिस्थिति में कितने अंश तक प्रयोग करता है, कितना वह प्रयोग करता है। और प्रयोग पक्ष में पाठ्यवस्तु की सहायता से 3 प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रयोग पक्ष में पाठ्यवस्तु की सहायता से मुख्य 3 क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसमें पहली क्षमता का हम बात करते हैं तो नियमों, साधनों तथा सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, और सेकंड क्षमता की बात करते हैं तो पाठ्यवस्तु संबंधी तथ्यों की कमजोरियों का निदान करना, और थर्ड बात करते हैं तो पाठ्यवस्तु का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। और पॉइंट नंबर 4, मूल्यांकन भावात्मक पक्ष में विश्लेषण, एनालिसिस में आपको बोध और प्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण कुछ उच्च स्तर का उद्देश्य है। बोध और प्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण कुछ उच्च स्तर का उद्देश्य है, और बोध में सामग्री के अर्थ और आशय की पकड़ पर बल दिया जाता है। प्रयोग में याद करने पर तथा दी गई सामग्री पर उचित सिद्धांतों का प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है। और विश्लेषण में सामग्री को विभिन्न अंगों में बांटने तथा विभिन्न अंगों को एक दूसरे का पता लगाने और उनके संगठित किए जाने की उपायों को विकसित करने पर बल दिया जाता है। और इसमें पाठ्यवस्तु की सहायता से और भी क्षमताओं का विकास किया जाता है, जैसे नियमों, सिद्धांतों के तत्वों का विश्लेषण करना, उनके तत्वों के संबंधों का विश्लेषण करना, जैसे कि नियमों, सिद्धांतों के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उनके तत्वों के संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, और तत्वों को व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करना। ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए प्रथम तीनों उद्देश्यों ज्ञान, बोध और प्रयोग की पूर्व आवश्यकता होती है। इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और पॉइंट नंबर 5 है ज्ञानात्मक पक्ष में संश्लेषण, सिंथेसिस। संश्लेषण का तात्पर्य विभिन्न तत्वों और अंगों को मिलाकर इस प्रकार से रखने से है कि संपूर्ण का निर्माण हो जाए। सामान्य रूप से हम अपने पहले अनुभवों को नवीन सामग्री के साथ पुनः जोड़ते हैं, और यह ज्ञानात्मक क्षेत्र एक ऐसी श्रेणी है जिसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है। और यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी विशिष्ट समस्याओं, सामग्रियों और कुछ सिद्धांतों एवं विधियों के द्वारा निर्धारित सीमाओं में कार्य करता है। और संश्लेषण में विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से तत्व ग्रहण करने होते हैं, और उनको इस प्रकार से मिलाकर रखना होता है कि नया ढांचा निर्मित हो जाए, और उसके प्रयासों के माध्यम से कोई ऐसी चीज निर्मित होनी चाहिए जिसका अनुभव एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा किया जा सके, और जो
स्पष्ट रूप से उन सामग्रियों से कुछ अधिक हो जिनका प्रयोग किया गया है। अच्छा, इस उद्देश्य में भी 3 प्रकार की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। संश्लेषण में भी 3 प्रकार की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसमें पहली क्षमता क्या है? विभिन्न तत्वों के संश्लेषण से नया संप्रेषण करना। विभिन्न तत्वों के संश्लेषण से नया संप्रेषण करना। और दूसरी बात है तत्वों के विश्लेषण से नवीन आयाम की व्यवस्था करना। और पॉइंट नंबर 3 है तत्वों के अमूर्त संबंधों को ज्ञान करना। तत्वों के अमूर्त संबंधों को ज्ञात करना। और मूल्यांकन पक्ष में आखिरी बात हम करते हैं मूल्यांकन की इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के इवैल्यूएशन में कि मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों और सामग्रियों इत्यादि के मूल्य निर्धारित करने से है। और इसमें मूल्यांकन हेतु मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। और मूल्यांकन संबंधी निर्णय भावात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। भावात्मक और गुणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। और यह मानदंड विद्यार्थी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं अथवा अध्यापक द्वारा दिए जा सकते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का यह अंतिम उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन आखिरी उद्देश्य होता है और इस पक्ष का उच्चतम उद्देश्य माना जाता है। और इसे सत्यम की भी संज्ञा दी जाती है। और इसमें पाठ्यवस्तु संबंधी नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों के संबंध में आलोचना करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। और इसकी सत्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए आंतरिक तथा बाह्य मानदंडों को प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में यह पाठ्यवस्तु की कसौटी का स्तर होता है। मूल्यांकन जो है पाठ्यवस्तु की कसौटी का स्तर होता है। और इसमें 2 प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है। पहली क्षमता हम रखते हैं आंतरिक मानदंडों की सहायता से पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना। आंतरिक मानदंडों की सहायता से पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना। और दूसरी बाह्य मानदंडों के आधार पर नियमों तथा सिद्धांतों के संबंध में निर्णय लेना। ठीक है, बाह्य मानदंडों के आधार पर नियमों और सिद्धांतों के संबंध में निर्णय लेना। अब हम भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन के पक्ष में भावात्मक पक्ष की बात करते हैं तो इसमें आग्रहण नंबर 1 है। आग्रहण रिसीविंग में परिस्थिति और घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना मुख्य बात होती है। और इसमें 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रिसीविंग परिस्थिति और घटनाओं की सजगता का होना। भावात्मक पक्ष में बात करते हैं परिस्थिति और घटनाओं की सजगता का होना और इनके आग्रहण की इच्छा का होना। और इनके प्रति नियंत्रित एवं सुनिश्चित रूप से ध्यान का होना। किसके प्रति? परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट, भावात्मक पक्ष के द्वितीय स्तर की बात करते हैं, अनुक्रिया की। रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया में
अनुक्रियाओं के लिए वचनबद्ध होना अत्यंत ही जरूरी है और इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जैसे अनुक्रिया से अर्जन करना और अनुक्रिया के लिए इच्छा का होना दूसरी बात है, और पॉइंट 3 इसमें आता है अनुक्रिया से संतुष्ट होना। अनुक्रिया से अर्जन करना, अनुक्रिया के लिए इच्छा का होना और अनुक्रिया से संतुष्टि का होना, 3 अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और भावात्मक पक्ष के तृतीय स्टेज मूल्यन की बात करते हैं, वैल्यूइंग। तो प्रत्ययों का मूल्य समझना, इसमें हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि प्रत्ययों का मूल्य समझना, और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि मूल्यों को स्वीकार करना, दूसरी बात है मूल्यों के लिए कार्य करना, और लास्ट तीसरी बात है कि मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता का होना। मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों के लिए कार्य करना और मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता का होना। और भावात्मक पक्ष के संगठन, 4th स्टेज संगठन, ऑर्गेनाइजिंग में मूल्यों की प्रणाली का विकास करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मूल्यों की प्रणाली का विकास करना, और इसके लिए 3 स्टेज आते हैं, जैसे कि समान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठन करना, समान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठन करना, और दूसरी बात है कि मूल्यों के अंतः संबंध का निर्धारण करना, और तीसरी बात इसमें आती है कि अपने लिए मूल्यों का प्रतिपादन करना। समान मूल्यों का, ध्यान दीजिएगा, समान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठन करना, मूल्यों के अंतः संबंध का निर्धारण करना और अपने लिए मूल्यों का प्रतिपादन करना। भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन के 5th स्टेज, लास्ट स्टेज, चरित्रीकरण की बात करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में मूल्यों की प्रणाली को स्वीकार करना। इसमें मूल्यों की प्रणाली को स्वीकार करना रखा जाता है, जैसे कि इसमें भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 है व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों का सामान्यीकरण करना। व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों का सामान्यीकरण करते हैं। और दूसरी स्टेज पर आते हैं तो विश्वासों, विचारों और अभिवृत्तियों का एकीकरण करना। विश्वासों, विचारों तथा अभिवृत्तियों का एकीकरण करना। पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं मूल्यांकन के पक्ष, क्रियात्मक पक्ष की, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में पहला स्टेज है अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण, इमिटेशन। इस क्रियात्मक पक्ष को हम लोग व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं। मूल्यांकन का व्यवहारात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, बिहेवियरल या साइकोमोटर डोमेन, ओवरऑल एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें अनुकरण, इमिटेशन, क्रियात्मक व्यवहार का सबसे निम्न स्तर है। सबसे निम्न स्तर है अनुकरण, और प्रारंभ में यह मानसिक स्तर पर होता है। प्रारंभ में यह मानसिक स्तर पर होता है और बाद में यह प्रारंभिक रूप से शारीरिक क्रिया का रूप धारण करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं इमिटेशन की, तो विभिन्न देशों के बालक अपने से बड़ों को भोजन करते देखकर उसी ढंग से भोजन करना सीखते हैं। जैसे बड़े लोग भोजन करते हैं वैसे ही बालक उनका अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं। सेकंड, परिचालन, मैनिपुलेशन की बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष के, तो क्रियात्मक व्यवहार का यह दूसरा स्तर है। ठीक है, परिचालन, और इसके अंतर्गत निर्देशों का पालन
क्रियाओं का चयन, निर्देशों का पालन और क्रियाओं का चयन इत्यादि आता है। और इसके अंतर्गत प्रारंभिक अनाड़ीपन से लेकर कार्य व्यापार की पुष्टि तक सभी निहित हैं। ठीक है, प्रारंभिक अनाड़ीपन और से लेकर के कार्य व्यापार की पुष्टि तक सभी निहित हैं परिचालन में, मैनिपुलेशन में। और क्रियात्मक पक्ष का थर्ड स्टेज परिशुद्धता, प्रिसीजन। क्रियात्मक व्यवहार का ये जो है तीसरा सोपान है, परिशुद्धता। और इस स्तर पर कार्य व्यापार और गति शुद्धता से संचालित होता है। इस स्तर पर परिशुद्धता में जो कोई भी कार्य है वह व्यापार, गति और शुद्धता से संचालित होता है, और जिसमें कि विद्यार्थी अपने कार्य को घटा बढ़ा सकता है और शुद्ध कर सकता है। ठीक है, प्रिसीजन, शुद्धता। नंबर 4 है संधि योजना, ज्वाइंट प्लान। यह जो है चौथा सोपान होता है, जिसमें विद्यार्थी कई क्रियाओं को उनका क्रम तथा उनकी लय का ध्यान रखते हुए समन्वित रूप से एक साथ चला सकता है। और इसके अंतर्गत ठीक क्षण पर समय के अनुपात में क्रियाओं का समन्वित किया जाता है। ठीक है, ठीक क्षण पर जो है समय के अनुपात में क्रियाओं का समन्वय इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष के लास्ट स्टेज स्वाभाविकरण की, नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं तो क्रियात्मक पक्ष का यह अंतिम सोपान है, जिसके अंतर्गत स्वचलन तथा नित्य कर्म की प्रकृति दोनों आते हैं। स्वचलन और नित्य कर्म की प्रकृति दोनों ही आते हैं। और इस स्तर पर विद्यार्थी को कार्य करने से कोई मानसिक जोर नहीं पड़ता है, और उनकी क्रियाएं बिना सोचे अथवा योजना बनाए सहज हो जाती हैं। और क्रियात्मक कौशल, कला, शिल्प, समाजोपयोगी उत्पादन कार्यों, ड्राइविंग, लिखने, बोलने आदि कौशलों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, संभव है कि ये सभी विषयों में समान रूप से उपयोगी न हो। और आज हमने बात किया एक क्लास थर्ड मूल्यांकन के पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन की। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य इसे लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और आगे भी इस तरह के टेट, सीटेट और बीएड, डीएलएड के लिए वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।